नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है भीष्म की सुरक्षा, दुर्योधन की रणनीति। मकसद ये है कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इस एक श्लोक से दुर्योधन क्या सोच रहा था, उसकी रणनीति क्या थी, इसको समझें। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि माहौल एकदम युद्ध का है। कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं आमने सामने। हाँ। और ये अंश हमें सीधे दुर्योधन के शब्दों तक ले जाता है जो वो अपनी सेना से कह रहा है। क्या कहता है वो? श्लोक क्या है? अयेनिषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11। अयेनिषु च सर्वेषु, हाँ। मतलब सभी मोर्चों पर। अच्छा। तो अगर इसका सीधा मतलब निकालें तो दुर्योधन कह रहा है कि सब योद्धा अपनी अपनी जगह अपने अपने मोर्चे पर डटे रहो। जी। यथाभागम अवस्थितः। लेकिन फिर एक खास बात जोड़ता है कि सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करो। बिल्कुल। भीष्ममेव अभिरक्षन्तु, सिर्फ भीष्म की ही रक्षा करो। हाँ, ये बात थोड़ी सोचने वाली है। मतलब इतना जोर भीष्म पर क्यों? सेना में तो और भी बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोण थे। हाँ, और यही विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। दुर्योधन भीष्म की शक्ति को, उनके अनुभव को जानता था बहुत अच्छी तरह। वो तो जाहिर है। वो शायद कौरव सेना के सबसे बड़े स्तंभ थे। लेकिन ये विश्लेषण ये भी बताता है कि दुर्योधन उनकी उम्र को लेकर भी शायद थोड़ा चिंतित था। अच्छा, उम्र को लेकर? हाँ, और इस बात को लेकर भी कि भीष्म वचन से बंधे होने के कारण लड़ रहे थे, मन से नहीं। तो एक चिंता थी दुर्योधन को। क्या चिंता थी? कि कहीं पांडव पक्ष जैसे अर्जुन वो सीधे भीष्म को ही निशाना न बना लें। अगर भीष्म गिर गए तो? मतलब ये एक तरह का रणनीतिक बचाव था, अपनी सबसे बड़ी ताकत को बचाने की कोशिश। हाँ, रणनीति तो थी ही। ये विश्लेषण कहता है कि ये नेतृत्व का एक गुण भी दिखाता है, अपनी सबसे अहम संपत्ति को पहचानना और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। पर इसमें शायद एक और परत भी हो सकती है। जैसे कि क्या ये सिर्फ सम्मान था या कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव भी था। ये पक्का करना कि सबसे शक्तिशाली योद्धा सुरक्षित रहे ताकि मेरी जीत पक्की हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब अगर भीष्म को कुछ हो जाता तो शायद पूरी सेना का हौसला टूट जाता। निश्चित रूप से। तो ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। तो वो कह रहे सब अपनी जगह रहो लेकिन आंखें भीष्म पर रखो। हाँ, भावार्थ यही है कि हे योद्धाओं, सब अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो, पर चारों तरफ से भीष्म पितामह की ही रक्षा करो। इससे जो बड़ी सीख निकलती है वो क्या है आज के समय के लिए भी? देखिए, पहली सीख तो नेतृत्व की है। अपनी प्रमुख शक्तियों को पहचानना और उन्हें सुरक्षित रखना, ये किसी भी संगठन के लिए जरूरी है। सही कहा। दूसरी बात, ये सिर्फ लीडर की नहीं बल्कि पूरे समूह की जिम्मेदारी है कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों की रक्षा करे। एक सामूहिक प्रयास। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? मतलब एक ही व्यक्ति पर इतना ज्यादा ध्यान देने से? हाँ, यही संतुलन का सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब आप अपने सबसे मजबूत योद्धा या सदस्य को बचाने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, हाँ, तो क्या बाकी सेना या बाकी टीम खुद को कम महसूस कर सकती है? क्या इससे पूरी रणनीति का लचीलापन कम हो जाता है? कि आप बाकी खतरों को नजरअंदाज कर दें। हाँ, हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक 1.11 दुर्योधन का एक सोचा समझा कदम दिखाता है। इसमें रणनीति भी है, सम्मान भी है, शायद थोड़ी चिंता भी है, और अपनी जीत को लेकर एक तीव्र इच्छा भी। हाँ, ये दिखाता है कि वो भीष्म पर कितना निर्भर था और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार श्रोताओं के लिए निकलता है जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या विचार? जब हम अपनी सारी ताकत, सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति या एक चीज को जिसे हम सबसे मजबूत या अभेद्य मानते हैं उसे बचाने में लगा देते हैं, तो क्या हम अनजाने में कहीं और अपनी रणनीति के दूसरे हिस्सों में कमजोरियां पैदा कर रहे होते हैं? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब क्या कभी-कभी सबसे मजबूत कड़ी की हिफाजत करना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है? इतिहास में या आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। क्या दुर्योधन की ये रणनीति जो ऊपर से ताकत दिखाती थी, असल में अंदर की एक बड़ी असुरक्षा का संकेत थी? सोचने वाली बात है।